हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार पीजीटी फिजिक्स बीपीएससी टीआरई 2.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। टोटल 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसमें। जिन फिजिक्स का पोर्शन है, ये फिजिक्स से 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें। तो 80 क्वेश्चंस को मैं 2 से 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेजर लाइट बीम्ड एट द मून टेक्स प्लेस 2.56 seconds to return after reflection at the moon's surface. The radius of the lunar orbit around the earth would be। तो बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस से लेजर बीम को छोड़ा जाता है किधर, मून की तरफ। मान लो ये मून है और ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से लेजर लाइट को पॉइंट किया जाता है मून की तरफ। तो यहाँ अर्थ से मून तक जाने में और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसको वापस आने में जो टाइम लगता है वो टाइम गिवन है हमारा t इज टू 2.56 सेकेंड्स। तो पूछ रहा है कि लुनार ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। मतलब बेसिकली सिंस देखो, अब ये मून है, मून तो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है, अर्थ से मून का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो लेजर लाइट यूज किया गया है, तो लेजर लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, जो लाइट की वेलोसिटी होती है दैट इज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो d इज इक्वल टू वेलोसिटी गिवन है 3 × 10⁸ इनटू टाइम क्या है हमारा। अब ये जो टाइम है, ये देखो, ये डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है। एक बार ये अर्थ से मून तक गया, फिर मून से वापस अर्थ को आया, उसका टाइम गिवन है 2.56 सेकेंड। तो सिर्फ जब अर्थ से मून तक जाएगा तो वो टाइम क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2.56 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 8 टाइम्स में 16, और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी हमारी 3.84 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन 3.84 10⁵ और देखो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे कि 3.84 × 10⁵ × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और 10⁵ मीटर पर सेकेंड को हम सीधा लिख सकते हैं किलोमीटर में। तो वैल्यू आ गई हमारी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 10⁵ मीटर तो गलत हो गया, और ये 10⁵ किलोमीटर भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक यूज टू मेजर द लास्ट टाइम इंटरवल्स। तो यहाँ पे है सोलर इक्लिप्स, रेडियो एक्टिव डेटिंग, रिलेटिव टेक्निक्स। तो सोलर इक्लिप्स तो देखो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। तो वो कोई टेक्निक नहीं है बहुत लार्ज टाइम को मेजर करने का। रेडियो एक्टिव डेटिंग एक ऐसा मेथड है या टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर नॉन लिविंग हो, उसको, वो कितना पुराना है, कोई पेड़ कितना पुराना है, या फिर कोई पत्थर है, या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट है, मम्मी है, कुछ भी है, डेड बॉडी कितना पुराना है, वो चीज को फाइंड करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना साल पुराना है, उसको फाइंड करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प इज V इज गिवन एज V इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 6.0 ± 0.1, और करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 4 ± 0.2, और P का जो पावर है उसका फॉर्मूला गिवन है V × I। तो पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक लैम्प विद इन एरर। तो ये P की वैल्यू क्या होगी विथ एरर। तो देखो एरर के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सपोज कोई क्वांटिटी है z, और ये सम है x + y का, या फिर z जो है वो सपोज है x - y। तो ऐसे केस में एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो मान लो x को मेजर करने में जो एरर मिला वो है ΔX, और y को मेजर करने में जो एरर मिला वो है ΔY। तो z को मेजर करने में एरर क्या मिलेगा हमें, तो ΔZ इक्वल्स टू होता है ΔX + ΔY। ये होता है हमारा फॉर्मूला मेजरमेंट ऑफ एरर ऑफ z। ठीक है, और अगर माइनस है तो भी यही होगा हमारा
सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर z एक, सपोज z इज इक्वल टू एक्स वाई है, मतलब प्रोडक्ट है, या फिर z इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है, या फिर z इज इक्वल टू ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डिवीजन प्रोडक्ट सभी यूज हो रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर बी अपॉन सी क्यूब, ऐसा कोई क्वांटिटी है जेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड कैसे निकालेंगे। तो उस केस में जेड का क्या होता है कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए, और ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, सॉरी प्लस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी डेल्टा बी अपॉन बी, और उसकी पावर 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, और प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, और इसका पावर 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, मतलब इसको इसको तो हम फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। ये जो कंप्लीट है इसको हम बोलते हैं, ये कंप्लीट इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल एरर। और यही अगर परसेंटेज एरर निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज एरर, हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ फिर उसको कितना से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू ये जो पूरा क्वांटिटी था उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है, यही वाली क्वांटिटी को इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट को हम बोलेंगे परसेंटेज एरर, सॉरी, हाँ। तो ये जो इतनी सी थ्योरी है एरर एनालिसिस की, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें गिवन था वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी, करंट की वैल्यू गिवन थी, तो पावर की वैल्यू फाइंड करनी थी विथ एरर। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, तो P इक्वल्स टू होता है हमारा V इंटू आई। तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, V की वैल्यू कितनी गिवन है 6 और I की 4, तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4, तो P इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 24। ये कहलाती है मेजर्ड वैल्यू, इसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। अब हम एरर फाइंड करेंगे। एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। देखो यहाँ प्रोडक्ट वाला क्वांटिटी है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा P बाई P इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। तो डेल्टा V क्या है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, और डेल्टा I इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट। तो डेल्टा V हमें गिवन है, डेल्टा V की वैल्यू है 0.1 और V कितना था 6, प्लस डेल्टा I कितना है 0.2 और I था हमारा 4। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 0.1 कॉमन ले लो, 1/6 प्लस 1/4, सॉरी 2/4 तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2.1 इंटू एलसीएम ले लो 6, तो 3 और 1 4, हाँ, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हमें मिल गया 2/30। ये हो गया डेल्टा P बाई P। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू 2/30 इंटू P इधर चला गया राइट साइड में, तो यहाँ पे P है, और P की वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, P हमें कितना मेजर्ड वैल्यू क्या मिला था 24 मिला था, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। तो इट इज 3 टाइम्स में, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 3 8 जा 24, तो हमें मिला 8 2 जा 16, मतलब 1.6 वैल्यू मिली डेल्टा P। तो अब हम P की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू विथ एरर, मतलब मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 24 और एरर क्या आया हमारा 1.6, को लिखेंगे प्लस माइनस 1.6, तो ये हो गई हमारी P की वैल्यू, मतलब पावर की वैल्यू
विथ एरर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अभी ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 24 प्लस माइनस 1.6, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतनी ये थ्योरी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, मतलब इतना तो थ्योरी कम से कम दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सबसे निकटतम वाला जो स्टार है वो कितना दूर है? 4.29 ईयर्स, मतलब 4.29, सॉरी, लाइट ईयर, लाइट ईयर। तो इसकी वैल्यू पार्सेक में क्या होगी? मतलब कि 4.29 लाइट ईयर को हम कितना पार्सेक बोलेंगे? हाउ मच पार्सेक इज 4.29 लाइट ईयर्स? तो सबसे पहले समझो लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर सिंपली देखो, वर्ड्स यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? लाइट एंड ईयर, मतलब लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो होता है उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है, 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये यूनिट हो गया किसका? डिस्टेंस का। और पार्सेक भी यूनिट किसका है? डिस्टेंस का ही है। पार्सेक अभी तक का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। लाइट ईयर तो है ही बहुत बड़ा यूनिट, उससे भी बड़ा यूनिट जो है वो पार्सेक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि 4.29 लाइट ईयर कितने पार्सेक के बराबर होगा? तो लाइट ईयर तो पता है, मतलब समझ में आ गया। अब समझते हैं कि पार्सेक क्या होता है। पार्सेक समझने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि ये हमारा सपोज इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें हमारा अर्थ मोशन कर रहा है, और ऑर्बिटल मोशन कर रहा है या फिर रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो यहाँ पे मान लो किसी एक फोकाई पे हमारा सन है। तो सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, सन और वन अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बोलते हैं सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को। एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, अर्थ कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ भी होगा। तो ये डिस्टेंस हम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए हम एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, एवरेज डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे कि जब सपोज ये किसी एक प्लेन में है, दोनों दोनों सिर्फ सन और अर्थ किसी सिंगल प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे है। अब यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये एक एंगल बनाएगा किसके साथ? सन के साथ। ये एक एंगल बनेगा यहाँ पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे परपेंडिकुलर, एक पॉइंट ऐसा आएगा तो ये एंगल जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना क्या होते जाएगा? ये एंगल छोटा होते जाएगा। और जितना हम नीचे आते जाएंगे ये एंगल बड़ा होते जाएगा। किसी पॉइंट पे इसका एंगल जो बनेगा वो बनेगा हमारा, सपोज यहाँ पे 1 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जब हाइट पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाने के बाद ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 सेकेंड। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 1 सेकेंड। तो ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है h, इसी को हम बोलते हैं 1 पार्सेक। मतलब कि 1 डिग्री एंगल बनाने के लिए कितना हाइट, कितना ऊंचा जाना पड़ा, उसी हाइट को हम बोलते हैं 1 पार्सेक। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है कैसे निकालेंगे? देखो, ये ट्रायंगल ले लो एक, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। तो यहाँ पे इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। देखो, इस ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 1 AU है, ठीक है, 1 AU। और बेस क्या है हमारा? h। और ये मतलब ये है 1 पार्सेक, 1 पार्सेक, ठीक है। उसी डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं 1 पार्सेक। नाउ हमें पता है कि 1 सेकेंड जो है डबल होगा। 1 सेकेंड मतलब बहुत ही छोटा एंगल है। मतलब 1 डिग्री को जब हम 60 डिविजन्स करेंगे
तो हमें मिलता है 1 मिनट। और जब 1 मिनट को हम अगेन 60 डिविजन्स करेंगे तब हमें जाके मिलेगा 1 सेकेंड। ये कितना छोटा एंगल हो गया, सोच के देख लो कि 1 डिग्री का मतलब 3600 डिविजन्स, तो बहुत छोटा एंगल है ये। तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, सिंपली थीटा लिख सकते हैं। हमें पता है कि थीटा जब बहुत स्मॉल हो उस केस में tan थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1 AU/1 पार्सेक, जिसको पीसी लिखेंगे। और थीटा क्या है वैल्यू हमारी, ये थीटा की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 AU/1 PC। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली हमें 1 PC की, दैट इज इक्वल्स टू 1 PC। 1 PC इज इक्वल्स टू 1 AU/1 सेकेंड। और इसकी जब वैल्यू हम रेडियन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 AU की वैल्यू कितनी है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, और डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, रेडियन में वैल्यू इसकी वैल्यू है, पुट करेंगे 4.9 समथिंग 10 टू द पावर कुछ होता है वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 पार्सेक की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये 1 पार्सेक की वैल्यू होती है। ठीक है, 1 पार्सेक की वैल्यू इतनी होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 4.29 लाइट ईयर्स। अब पार्सेक की वैल्यू लाइट ईयर में देखते हैं कि पार्सेक की वैल्यू क्या होती है। तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू लाइट ईयर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 4.2 लाइट ईयर कितना पार्सेक होगा। तो हमें पता है कि सिंस 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना 1 PC, तो देयरफॉर 4.29 लाइट ईयर विल बी कितना 1/3.26 इंटू 4.29। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.32 लाइट ईयर। फाइनली जो वैल्यू आई हमारी वो इतने 4.2 लाइट ईयर, 4.2 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1.32, सॉरी पार्सेक हो गया यहाँ पे, पार्सेक, ये आ गई हमारी वैल्यू। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट स्टार की बात हो रही है। हमारे सोलर सिस्टम से जो नियरेस्ट स्टार है वो इतना दूर है, इतना लाइट ईयर में इतना दूर है, तो पार्सेक में 1.32 पार्सेक दूर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज अगेन देखो, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है एरर एनालिसिस का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 73 किया था वैसा ही इसको भी करना है। तो चलो फटाक से कर लेते हैं इसको भी। कि कैपेसिटी दिया हुआ है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड में, ठीक है। और वोल्टेज दिया हुआ है हमारा 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट्स में। तो पूछ रहा है कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा विथ एरर। तो मेजर्ड वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू CV होता है। तो CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2 इंटू ये वाली वैल्यू इंटू ये वाली वैल्यू। तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ये हमारी होगी मेजर्ड वैल्यू। अब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ चार्ज निकालेंगे तो डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा C, सॉरी डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा C कितना है हमारा 0.1, तो 0.1 अपॉन C कितना है 2, और प्लस डेल्टा V कितना है 0.5 अपॉन 20। तो 0.1 फिर से कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 5 4 टाइम्स में 20, तो 1/4। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू 4, 2 प्लस 1 3/4 आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0.1 3/4 इंटू, और यहाँ जो Q था इसको उठा के यहाँ पे ले चलो,
तो यहाँ पे आ जाएगा Q, और Q की वैल्यू है कितनी हमारी 40, तो इसके प्लेस पे डायरेक्टली 40 लिख दो, यहाँ पे 40 लिख दो, इसको हटा दो, तो डेल्टा Q हमारी कितना आ गई, ओहो, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा 3। ठीक है, तो डेल्टा Q एरर इन द मेजरमेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 3। तो अब हम कंप्लीटली कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू विथ एरर क्या लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू दैट इज 40 प्लस माइनस 3 दैट इज एरर। तो ये हो गई हमारी डेल्टा सॉरी Q की वैल्यू विथ एरर। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन देखते हैं। 40 प्लस 3 किस में है, और हाँ सॉरी सब में माइक्रो था, तो माइक्रो फैराड यहाँ पे ये वैल्यू भी हमारी माइक्रो फैराड में ही आएगी, मतलब माइक्रो फैराड में आएगी, मतलब 10 की पावर -6। तो 40 प्लस 3 इक्वल्स टू 40 प्लस 3.0। हाँ, बस ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अभी देखते हैं हम, ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि 40 0.3 है, और यहाँ पे 40 प्लस 3 तो है, बट ये माइनस 10 की पावर माइनस नहीं +6 में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नाउ अभी हम देखें क्या, कि इस क्वेश्चन को विदाउट बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ पे एरर दिया हुआ है 0.1 और यहाँ पे एरर दिया हुआ है 0.5, तो 0.1 और 0.5 दिया हुआ है। एरर की प्रॉपर्टी है कि एरर हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी एरर रिड्यूस नहीं होता है, हमेशा बढ़ता है एरर। ठीक है, जैसे Q इज इक्वल टू सी भी हुआ, इन दोनों का एरर जब भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब Q का जब भी एरर कैलकुलेट करेंगे, तो वो इसके अपना जो इंडिविजुअल एरर है C का और V का जो इंडिविजुअल एरर है, उन दोनों से ही बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, जैसे 0.3 क्या 0.5 से छोटा है, और 3 तो है, बट यहाँ पे माइनस माइक्रो में होना चाहिए था, लेकिन ये 10 की पावर 6 में है, तो बचता है ये ऑप्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जब टाइम कम रहे तो इस टाइप का ट्रिक लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरिंग लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा या फिर सबसे प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है, जो बहुत ही प्रिसाइज जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, जो बहुत मिनिमम एरर शो करता है ऐसा कौन सा डिवाइस है। तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, या फिर लेंथ मेजर करने वाला जो एपरेटस है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, और ये बहुत प्रिसाइज वैल्यू देते हैं, एरर इनमें बहुत कम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज मोर देन अबव, मोर देन 1 होगा, सॉरी मोर देन 1। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक emission टंगस्टन रिक्वायर्स लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा गिवन है हमारा कितना 2300 एंगस्ट्रॉम, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वैल्यू है 1800 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या होती है, कि जो कंडीशन है, कंडीशन इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है पहले तो देखो, कि सपोज ये कोई मेटल है, इस पे लाइट फॉल करती है और ये इंटरेक्ट करता है, मतलब जो फोटोन है एच न्यू एनर्जी की फोटोन यहाँ पे इंटरेक्ट गिरती है मेटल के सरफेस पे, और फिर इसका इंटरेक्शन होता है मेटल के इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का गिरना और इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और ये जो मेटल है, यहाँ पे टंगस्टन यूज किया गया है, इसकी अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, या फिर इसका अपना एक वर्क फंक्शन होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा कब नहीं होगा, इसका कंडीशन जो होता है, आइंस्टीन का कंडीशन है, वो क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन। ये जो वर्क फंक्शन है उससे
जो एनर्जी यहाँ पे फॉल हो रही है, जनरली एक्सरे यूज होता है इस पे, एक्सरे को फॉल कराया जाता है। एक्सरे की जो एनर्जी है वो इसके थ्रेशोल्ड फंक्शन, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए उसकी एनर्जी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एनर्जी अगर हम लिखे एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे की अगर कोई फोटोन इस पे फॉल हो रही है तो ये पॉसिबल नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए किसकी, इस गिरने वाली लाइट की, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसमें, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे तो मिनिमम की बात करेंगे, और इसी को जब हम वेवलेंथ के टर्म में बात करेंगे तो न्यू हमें पता है कि न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, मतलब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा के टर्म में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, लैम्डा जो है ये मिनिमम है, तो लैम्डा मैक्सिमम की बात करेंगे अब हम, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो इंसिडेंट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए, किससे, लैम्डा मैक्स, मतलब इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे छोटी होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। जब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, और जब वेवलेंथ की बात करेंगे इंसिडेंट वेवलेंथ की मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ हमारा यहाँ पे गिवन, ये जो गिवन है ये हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है, 2300 एंगस्ट्रॉम, और जो इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कितनी है, जिस जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है वो 1800 एंगस्ट्रॉम है। तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम वेवलेंथ से छोटा है, ये वाला जो वेवलेंथ है ये इससे छोटा है, तो मतलब कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, A is the correct option. Now the wavelength of photon of energy 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनर्जी है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लैम्डा है दैट इज 1.24 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो एनर्जी अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो या तो ऐसे कर लो कि पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो फिर उसको लैम्डा के में चेंज कर दो, या फिर इसी लैम्डा को चेंज कर दो फ्रीक्वेंसी में। कैसे निकालेंगे इसको, लैम्डा है गिवन जो है लैम्डा, तो क्या होता है कि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.24 इंटू 10⁻⁻9। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.4 इंटू 10⁻17, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये अगर चलो मान लिया E1 है, लैम्डा 1 है, ये E2 है, ये μ2 है, तो हमें μ1 मिल गया, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो μ1 है। तो हमें पता है कि एनर्जी क्या होता है, h न्यू होता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, हमें फाइंड करना है μ2 की वैल्यू, E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा μ2 इज इक्वल्स टू μ1 टाइम्स E2 बाई E1, और μ1 हमारा 2.4 इंटू 10⁻17, और E2 है हमारा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 था हमारा 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 17 + 3 मतलब 2.4 इंटू 10⁻20, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी μ2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest unit of area used to measure the nucleus cross section
तो बोर मैग्नेटोन क्या होता है? बोर मैग्नेटोन बोर मैग्नेटोन जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट में, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज न्यू, और उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज एल, वो उसका रेशियो जो मिलता है हमें दैट इज ई अपॉन टू एम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो हमें एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, जनरेट करेगा। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है न्यू, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज एल। तो अब इसको हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन टू एम इंटू एल। और एल हमें पता है कि ये क्वांटाइज्ड होता है, इसकी वैल्यू होती है कितनी, एन एच कट। तो दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन टू एम इंटू एल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एच कट। एच कट क्या होता है, एच अपॉन टू पाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिख सकते हैं ई अपॉन टू एम, और एच कट इसके साथ ले आएंगे, ये हो गया हमारा एन बार। इस क्वांटिटी को, इस पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू बोर मैग्नेटॉन टाइम्स एन। मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर के ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन। और मतलब कि बोर मैग्नेटॉन क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये यूनिट किसका हुआ, ये यूनिट हुआ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हो गया, तो ये तो नहीं होगा एरिया का। बाण क्या होता है कि वन बाण जो होता है वो न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर करने का एक यूनिट है, और वन बाण जो होता है वो इक्वल होता है कितना, -10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये सोचो कितना छोटा अमाउंट है ये, मतलब। और ये जो होता है ये किसका होता है कि यूरेनियम के न्यूक्लियस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसकी वैल्यू होती है वन बाण, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट ऑफ एरिया हो गया, यूनिट ऑफ एरिया हो गया। तो यहाँ तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। रिडबर्ग क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हम लिखते हैं -r रिडबर्ग कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये उसकी होती है ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में। ठीक है। तो ये जो RCH है, इसको जब हम तीनों के वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, RCH की वैल्यू जो मिलती है हमें वो मिलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को हम बोलते हैं रिडबर्ग। तो ये क्या हो गया हमारा, RCH क्या हो गया, रिडबर्ग हो गया। और इस ये क्या हमें दे रहा है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमें यूनिट ऑफ एनर्जी हो रहा है, दे रहा है। तो कौन इसमें से एरिया का यूनिट दिया, बाण जो है वो हमें यूनिट ऑफ एरिया प्रोवाइड करा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टू ट्रेन्स ईच हैविंग, देखो लंबी चौड़ी स्टोरी आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ये, कि दो ट्रेनें हैं, ठीक है, और दोनों कितनी स्पीड से मूव कर रही है, दोनों का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है। लेकिन दोनों क्या है, एक ही सेम ही पटरी पे दौड़ रही है,
और एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है, मतलब इसका मोशन इधर हो रहा है और इसका मोशन इधर हो रहा है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। आगे बोलता है ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे अपार्ट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर है ना। एक चिड़िया आती है और ये स्टार्ट करती है मूव करना इधर, ट्रेन ए की ओर स्टार्ट करती है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो कुछ टाइम के बाद ये दोनों ट्रेनें क्या होगी, कोलाइड कर जाएंगी एक दूसरे से। तो जब तक ये कोलाइड करती हैं तब तक जो चिड़िया है, जो बर्ड है, वो इधर को जा रही है, मतलब चिड़िया ऐसे इधर को जा रही है और फिर यहाँ इसके इस ट्रेन के जितना पहुंचने के बाद ये वापस इधर आ रही है। ठीक है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, तब तक जाती है जब तक ये ट्रेनें आपस में किसी पॉइंट पे ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, एक पॉइंट पे आके ये कोलाइड करेंगे। तो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा चिड़िया के द्वारा, ये बर्ड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा करेगा। तो देखो चिड़िया के चक्कर में रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। अब वो है ये एक पजल, ठीक है, ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये एक पजल है, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व करना नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ कि देखो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रेन ए थी और ये ट्रेन बी थी, तो वी रिलेटिव इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और वी ए इज इक्वल टू 30 और वी बी कितना है, -30, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, वी ए इधर जा रही है और वी बी इधर जा रही है। अगर इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, तो वी ए माइनस बी बी हमें मिल गया कितना, 60 मिल गया। तो वी रिलेटिव कितनी हो गई, 60 डिग्री 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वेलोसिटी इतनी है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर, ट्रेन एक दूसरे से अपार्ट है और वेलोसिटी भी 60 है, तो मतलब कि टाइम जो लगा वो 1 घंटे का लगा, 1 आवर। 1 घंटे तक ट्रेनें चल रही है, मतलब 1 घंटे तक चिड़िया भी उड़ रही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो चिड़िया 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये तो यहीं से पता चल रहा है कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बर्ड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है बर्ड की, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा है, 1 आवर। 1 घंटे तक चिड़िया फ्लाई कर रही है, तो आर से आ गया मतलब कि 60 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 60 किलोमीटर। सॉल्व नहीं करना था इसमें कुछ भी, समझाने के लिए किया है इतना, सिर्फ इस लैंग्वेज को समझना ही क्वेश्चन था, अगर क्योंकि लैंग्वेज समझने में ही टाइम निकल जाएगा। तो था ये एक पजल, यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज एक्स इज इक्वल टू इतना। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का गिवन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है एक्स इज इक्वल टू 18t प्लस 15t²। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dx अपॉन dt कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 18 प्लस 15 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 30t। और ये हमें कहाँ निकालना है, t इज इक्वल टू 25 पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 18 प्लस 30 इंटू क्या 25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 प्लस 25 दिया 75, दैट इज 750, और इसको ऐड करेंगे तो 8516 और 7 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी वैल्यू है, नहीं, कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो नहीं मैच कर रही है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर इफ द पावर इमिटेड इज इतना। देखो क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻14 हर्स है, और पावर इमिटेड इज इक्वल टू 2.3 सॉरी 2.0
into 10 की पावर -3 watt. The number of photons emitted per unit second. Number of photons per unit second. ये पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी रेट होता है फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम. और ई क्या लिख सकते हैं हम? जैसे एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी लिखेंगे एच न्यू. एन नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एन एच न्यू हो जाएगी. एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच न्यू अपॉन टाइम. और हमें क्वांटिटी कौन सी पूछी जा रही है? ये वाली क्वांटिटी पूछी जा रही है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एन अपॉन टी इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय एच न्यू. अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. तो पी की वैल्यू हमें पता है 2.0 मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 है. तो दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -3. सारी वैल्यूज पुट कर दो. आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो. 6.62 इंटू 10 की पावर -34. और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 की पावर 14. अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा. एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ एक बार ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे पावर्स में बहुत वेरिएशन है. -5 है, फिर 15 है, फिर 19 है. तो एग्जैक्ट वैल्यू की कैलकुलेशन से पहले हम देख लेते हैं पावर की कितनी वैल्यू आती है. तो n अपॉन टी जो हो जाएगा, तो नियरेस्ट वैल्यू लेके चलेंगे. जैसे 2 का ये 3 से गया और इसको इतना को मान लो 6 मान लो अप्रोक्सीमेटली. तो कितना हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा. और इंटू 10 की पावर कैलकुलेट कर लो. तो ये -3 है प्लस 34 और ये -14. तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 1/18 को नियर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 आ जाएगी. और ये 10 की पावर कितनी आ रही है? इसको कैलकुलेट कर लो. तो दिस इज इक्वल्स टू पावर 17. हाँ, ये पावर 17. और ये हमारा नियरेस्ट वैल्यू नियरली इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 15. तो ऐसे ऑप्शन अगर कहीं दिखता है फिर 10 की पावर 15, हाँ मैच कर रहा है 10 की पावर 15. चलो एग्जैक्टली मैच कर गया. तो ऐसे नियरेस्ट वैल्यू लेके कैलकुलेट करना है. एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं फंसना है कि 6.2 को अब 1/6.2 डिवाइड करके फाइंड करेंगे तब तो हो गया, एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगे. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. द स्पीड मेजर बाय द स्पीडोमीटर. जो स्कूटर का जो मीटर होता है, स्पीड को मेजर करने वाला जो डिवाइस लगा होता है स्पीडोमीटर, वो क्या बताता है? एवरेज स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, या फिर फाइनल स्पीड बताता है? क्या तो पता है हमें कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है स्पीड का. मतलब कि स्कूटर इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ से स्कूटर ने स्टार्ट किया और डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ तक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब टी इज इक्वल टू, मान लो हमने 20 मिनट्स पे जब चेक किया अपना स्पीडोमीटर कि हम किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इसने बताया कि हाँ यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं. तो ये इंस्टेंटेनियस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही स्पीड बताता है. एवरेज स्पीड होता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किया, यहाँ तक हम 20 किलोमीटर पर आवर से चले, फिर यहाँ पे और बढ़ गए, फिर यहाँ पे 25 से चले, उसके बाद फिर 60 से चले, फिर 15 से चले. तो पूरा डिस्टेंस फाइनल कवर करने में कितना हमने एवरेज स्पीड रखा, वो एवरेज स्पीड होता है. तो यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है. करेक्ट ऑप्शन इज इंस्टेंटेनियस. पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, पोजीशन दे रखा है ऑब्जेक्ट का x इज इक्वल टू इतना, इट्स मोशन वुड बी. तो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, पार्शियल. तो पहले तो समझो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. कि कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए वेलोसिटी शुड बी क्या होता है? कांस्टेंट. मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करना और डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा. मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी सेकेंड लगा है और यहाँ से यहाँ जाने में भी टी टाइम लगा है, तो ये सारे डिस्टेंसेस क्या होगी? इक्वल होगी. मतलब हर टी सेकेंड में या हर टी टाइम में ये डी डिस्टेंस ही कवर कर रहा है. मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी. इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन. तो यहाँ पे देखो
एक्स जो है वो हमारा गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t। और तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं इसकी, तो वेलोसिटी मिल जाएगी हमारी dx अपॉन dt, और ये मिलेगा हमें 4t प्लस 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम वेलोसिटी जो फंक्शन वो क्या है, t के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये फंक्शन ऑफ टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो मतलब कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। तो यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस किया है, तो सेकंड दूसरे सेकंड में ये इतना डिस्टेंस करेगा, और तीसरे सेकंड में ये इतना डिस्टेंस करेगा। तो इसकी हर एक सेकंड में इसका जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा वो बढ़ता जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस तो नहीं कवर हो रहा है, ये देखो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस इक्वल तो नहीं है एक दूसरे से। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85 कि द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन है। पोजीशन दे रखा है, मतलब उसका इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमें क्या है, गिवन है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का इक्वेशन है ये। तो द टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट वुड बी मैक्सिमम। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और नेगेटिव में इसका एम्पलीट्यूड माइनस ए होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका जो टाइम लगता है दैट इज t/4 होता है, और यहाँ तक आने में 3t/4 लगता है टाइम। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करें, दिस इज द a/2 है, और ये भी a/2 है, माइनस a/2 है। तो देखो यहाँ वाला डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगता है t/12, और यहाँ से यहाँ कवर करने में लगता है इसको t/6। ये सब कुछ छोटे छोटे बातें आपको ध्यान रखने में, क्योंकि ये फिर सॉल्व करने में आसानी होती है। यहाँ टाइम लगा t/12, और ये टाइम जो लगता है वो t/6 लगता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, t/4, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, a। तो वही पूछ रहा है कि किस टाइम पे, कितने टाइम बाद ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अटेन करेगा। मतलब चलो इस वाले से सॉल्व करते हैं कि हमें x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, a। तो हमें क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t इज इक्वल टू a, और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2। तो ओमेगा टी ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाएगा। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2, एंड यहाँ से मिला t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा, मतलब π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा। t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, if the change in velocity of a body is equal for equal interval of time, it is said to be। तो क्या बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। मान लो कोई बॉडी यहाँ से मूव कर रही है, तो t टाइम पे सपोज इसकी वेलोसिटी v1 थी 52 टाइम पे, तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, देन v3 हो गई। तो बोल रहा है कि v2 माइनस v1 बाई t इज इक्वल्स टू इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो v3 माइनस v2 इक्वल्स टू t, और ये जो वैल्यू है वो क्या है कि कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t। तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है हमारा, तो इसका मतलब क्या है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, इफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि द एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t स्क्वायर, और
एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा हमें, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू हो जाएगा ये 10 प्लस 15 इंटू 230 t, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। एक बार और से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ये 30, तो क्या हो गया ये 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन कोई नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम पे, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगता है, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो द ऑब्जेक्ट इज सेज टू हैव एक्सेलरेशन, मतलब पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन क्या कब होता है, जब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम पे, टाइम इंटरवल पे। तो मतलब कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, और सिंस ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया, तो इसका मतलब ए इज, यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा था तो हम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है कितने स्पीड से, u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है ऊपर की ओर, और g की जो वैल्यू है उस पर लगती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि कितनी हाइट तक ये बॉल जाएगा, ये वाली हाइट यहाँ पे आके बॉल रुक जाएगी, तो ये वाली हाइट को पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली लगा दो इस पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है। तो ग्रेविटी का केस है और ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, u की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 20 का स्क्वायर। एक मिनट, चलो ये तो जीरो है, तो हमें हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2gh, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या मतलब, फ्री फॉलिंग बॉडी या इस टाइप की जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है या फिर फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, तो उस उन केसेस में जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उनको डायरेक्टली आप याद रखो, तो जल्दी मतलब सॉल्व हो जाता है। तो हाइट क्या होगी इसकी, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल्स टू यू कितना है हमारा 20, तो 20 इंटू 20 अपॉन 2 टाइम्स इंटू जी कितना दिया है 10, तो ये कैंसिल हो गया, तो एच आ गया हमारा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is a car moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक आफ्टर कवरिंग 6 मीटर्स। मतलब कोई कार मूव कर रही थी, ठीक है, कोई कार है किस स्पीड से मूव कर रही है, ये इधर को जा रही है, तो इसकी स्पीड जो है वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है। इस पॉइंट पे आने के बाद कार पे ब्रेक अप्लाई होता है और एक 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये कार है सो यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी इसकी वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई इसकी जीरो। सेकंड केस है कि सेम कार को अब की बार क्या करते हैं, सेम कार अब की बार 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, तो पूछ रहा है कि कितने मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये कार रुक जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस कहाँ पे कार आके रुकेगी, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद आके कार रुक जाएगी, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ब्रेक लगाने के बाद कार कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये हो जाएगा हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो देखो, या तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा सेकंड केस हो गया, तो या तो इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन, और वहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, और फिर सेकंड वाले इक्वेशन को लिखेंगे और उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर दोनों की इक्वेशन लिख के हमको सिंपली डिवाइड कर दो। तो पहला केस जो है, पहला केस में क्या है हमारा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a एस यहाँ पे क्या देगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस देगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, और यहाँ पे बॉडी मतलब जो कार है वो डिसलरेट हो रही है, मतलब पहले वेलोसिटी 50 थी, फिर जाके 6 मीटर के बाद वो स्टॉप हो जा रही है, मतलब वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है। तो वेलोसिटी कम ज्यादा थी पहले, फिर स्टॉप हो रही है, तो नेगेटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिसलरेट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे साइन जो यूज होगा वो माइनस का साइन लगेगा, मतलब -2a s। तो हम लिख सकते हैं v हमारा 0 है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। ये फर्स्ट केस में हो गया। तो सेकंड केस के लिए हम यही इक्वेशन लिखेंगे, यू स्क्वायर, मतलब फर्स्ट केस के लिए u1 मान लेते हैं और s1 मान लेते हैं, और सेकंड केस के लिए हम u2 और 2a s2। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो u1 अपॉन u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s1 अपॉन s2 हो जाएगा, और यहाँ से हमने डायरेक्टली 2a और 2a को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। तो यहाँ से मिलेगा हमें u1 कितना था हमारा 50 था, और u2 हमारा 100 है, इसका स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू s1 कितना था, पहले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस था 6, और सेकंड केस में हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे s2। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और ये 6 अपॉन s2। तो यहाँ से हमें s2 की वैल्यू मिलेगी 6 4 24 मीटर। तो जब कार जो है वो 100 मीटर सॉरी किलोमीटर में है, ठीक है, हर जगह किलोमीटर में कर लेना, यहाँ पे किलोमीटर होगा, किलोमीटर पर आवर। तो जब 50 मीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 मीटर था। अब की बार जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड हुआ वो हो गया 24 मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 24 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 meter above the horizontal। तो ये केस सिंपली हमें दिख रहा है कि ये केस है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि क्रिकेट बॉल को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट की मतलब फेंका जाता है। यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसको फेंका जाता है। तो यहाँ इनिशियली u वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, u जो है वो गिवन है वैल्यू 28 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, मतलब ये वाली जो हाइट है कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, ये हमें फाइंड करना है, तो ये हमें निकालना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या है कि 2-3 फॉर्मूला तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो हाइट जब फाइंड करना है, तो हाइट के लिए हमारा इक्वेशन है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जब रेंज फाइंड करना है, ये वाला रेंज होता है कितना डिस्टेंस पे जाके गिरेगा बॉल, तो इसका इक्वेशन होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मतलब कि कितने देर तक ये बॉल हवा में रही, मतलब इस पॉइंट से प्रोजेक्ट गया और इस पॉइंट तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगा, तो उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये 3 इक्वेशंस याद रखने से प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ फर्स्ट वाले हम एच फाइंड करना है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी गिवन है 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमें साइन 30 की वैल्यू क्या मिलेगी, 30 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/4, और ये हो जाएगा 2 अपॉन कितना ले इसको 9.8। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगा, कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 10 मीटर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करना। ये तो एक तरीका हो गया। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है
मतलब फॉर्मूला, तो सिंपली हम इसको क्या रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि ये हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यू 30 एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था, तो हम एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लेंगे वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा हमारा यू वाई और ये हो जाएगा हमारा यू एक्स। तो हाइट अटेन करने के लिए, ये वाली हाइट अटेन करने के लिए सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी, वो यू आई वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है हाइट के केस में, क्योंकि रेंज से उसको कोई लेना देना है नहीं। तो यू आई के डायरेक्शन में हमें मिल गया इसकी वेलोसिटी, यू वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, यू साइन 30, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 28 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, दिस इज इक्वल टू 14। ये तो यहाँ पे यू आई इज इक्वल टू 14, और हमें हाइट फाइंड करना है कि कितने हाइट तक जाएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी। तो अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो वहां से हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन मोशन लगाने के बाद क्या था, देखो यहाँ से ये वाला इक्वेशन, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे लगा दो, एच इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, मतलब वाई के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 9.8, और ये वैल्यू मिलेगी हमें 10 मीटर। ठीक है, अगर फॉर्मूला ना याद रहे तब के केस में ये लगा दो, फॉर्मूला याद है तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is a rocket of mass 0.1 kg has a fuel of 0.02 kg which it burns in 3 seconds. मतलब एक रॉकेट है, it starts from rest on horizontal smooth track and attain a speed of 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द फ्यूल बर्न्स। मतलब कि कोई 0.1 kg का, मान लो कि मास ऑफ रॉकेट कितना है 0.1 kg, ठीक है, और मास ऑफ फ्यूल कितना है 0.02 kg। तो कोई रॉकेट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये में मतलब कोई टॉय रॉकेट है ये, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस है। तो पूछ रहा है कि उस पे थ्रस्ट कितना लगेगा, इस गैस के द्वारा जो बर्न होगा गैस, उस पे थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि देखो वेलोसिटी इसकी क्या है, इनिशियली तो ये रेस्ट पे है, तो इस u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी से फ्यूल बर्न होने के बाद कितनी मिलती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं 20 माइनस v माइनस यू अपॉन टी, तो 20 माइनस 0 बाई टाइम कितना लग रहा है इसको, 3 सेकेंड्स लग रहा है, मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड है, तो टाइम हो जाएगा यहाँ पे 3, दैट इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 3। तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, तो थ्रस्ट फोर्स हम लिख सकते हैं एफ टी एच इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे मैंने मास को कांस्टेंट लिया है, क्योंकि जो फ्यूल का वेट है वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, तो रॉकेट एक वेरिएबल मास सिस्टम होता है, बट यहाँ पे मास के वेरिएशन को इग्नोर करना है, तभी ऑप्शंस मैच होंगे, अदरवाइज नहीं मैच होंगे। ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ रॉकेट इंटू एक्सेलरेशन कितना हमारा 20 तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें थ्रस्ट फोर्स कितना मिला 2/3 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 93, a block of 8 kg initially at rest is pulled to right along a frictionless horizontal surface। तो ये एक ब्लॉक है, उसको क्या करें, पुल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अलोंग राइट, मतलब इस डायरेक्शन में हम 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो मास है वो 8 केजी का है, 8 केजी का ब्लॉक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक आफ्टर 3 मीटर्स, जब ये 3 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लेगा, यहाँ पहुंच जाएगा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर 3 मीटर है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ये पूछ रहा है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है इस पे 12 न्यूटन का, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन लग रहा है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन मास कितना है हमारा 8, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 4 3 जा 12, दैट इज इक्वल्स टू
3/2। ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ अगेन लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा? थर्ड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियली रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 3/2। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 3 मीटर कवर करने के बाद इसका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, और ये स्क्वायर था तो इधर रूट हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मिल गया हमें क्या? 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small pebble drop of mass 1 gram falling from a cliff of height 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter. The work done by the resistive force। बोल रहा है कि एक स्मॉल पेबल, पेबल मतलब स्टोन होता है, स्टोन जो नदियों के किनारे मिलता है ना, सुंदर सुंदर गोल गोल छोटे छोटे, उनको पेबल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि किसी पेबल को ड्रॉप किया जाता है 1 किलोमीटर हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है। तो जब ये वेलोसिटी जब ग्राउंड को हिट करता है उस टाइम इसकी वेलोसिटी होती है 50 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी है। और ये कितनी हाइट पे है? ये हाइट है हमारी 1 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे जो एयर, जब ये बॉल नीचे गिरेगी, मतलब पेबल जब ये स्टोन नीचे गिरेगा तो एयर के द्वारा इसमें कुछ रेसिस्टिव फोर्स लगेगा, मतलब उसके फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी तरह के फोर्स सिस्टम पे लग रहे हैं वो इक्वल होता है किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। जितने भी तरह, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, रेसिस्टिव हो, जितने भी तरह के फोर्सेस लगते हैं उन सबका सम क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में क्या क्या फोर्स लग रहा है? तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो एक तो हो गया ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और दूसरा क्या यहाँ बोल रखा है कि रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे WR। दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? हाफ m v स्क्वायर। तो v क्या है? v चेंज हो रहा है, तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो vg, ये wg क्या है? ये क्या है? वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स क्या होगा? तो सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? कि नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। तो और ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव वर्क डन है। तो इसके केस में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो इनिशियली क्या था? यहाँ पे था, ये हमारा जो पेबल था वो यहाँ पे था। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी? mgh होगी, जिस हाइट पे है, h हाइट पे है ये। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये 0 हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब P2 माइनस P1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस फाइनल पोटेंशियल क्या है हमारा? P2 छोड़ो, P फाइनल और P इनिशियल लिखते हैं। P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या है हमारा? 0, और माइनस ये इनिशियली क्या था पोटेंशियल हमारा? mgh। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस mgh। ठीक है, वैल्यू है हमारी किसकी? वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस में, और वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें क्या मिला है? mgs। तो लिख देंगे हम यहाँ सीधे mgh। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा हाफ इंटू m कितना है हमारा? 0.1 था, 1 ग्राम है। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 1 ग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 3 kg।
तो ये हो जाएगा 10⁻³ और v फाइनल हमारा 50 है। हाँ, v फाइनल हमारा 50 है, तो 50 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फ्लोइंग बॉडी था, माइनस 10⁻³ इंटू g इक्वल्स टू 9.8 इंटू h इक्वल्स टू 1 किलोमीटर हाइट थी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 9.8 और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा हमारा 2 इंटू 10⁻³ और 50 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2500 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमारी, दिस विल बी, चलो इसको लिख दो, कितना 1250 और ये माइनस में तो यहाँ पे हो जाएगा 1.25, मतलब 1.25 माइनस 9.8 और ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी माइनस 8.6 के बराबर, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा इतना जूल वर्क करेगा कौन, रेसिस्टिव वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 8.6 माइनस 8.7 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द नियरेस्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next is a body of mass m released from the rest from the top of a smooth inclined plane। तो inclined plane है, तो inclined plane है, यहाँ पे बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ये कोई inclined plane है, तो पूछ रहा है कि h हाइट पे है, इसकी हाइट जो है वो h है। जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे पहुंचने पे जस्ट हिट ग्राउंड को हिट करने से पहले, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। तो कुछ नहीं, इसमें भी वही इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 2gh किसी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला के फॉर्म में ही पूछा है, तो v इज इक्वल टू √2gh इज द करेक्ट ऑप्शन। या ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्क डन जो हो रहा है वो ग्रेविटी के द्वारा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही सिर्फ वर्क लग रहा है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो हमेशा कंजर्व रहेगी। अगर किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, या फिर उसको हम बोलते हैं कंजर्व्ड होती है। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज करके लिख सकते हैं कि वी फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको हम दो पार्ट में लिखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और तो फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मतलब एक तो तरीका ये सॉल्व करवा दिया, दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और यहाँ पे कुछ होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 प्लस यहाँ पे, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, तो यहाँ लिख सकते हैं mgh प्लस इनिशियल, सॉरी, चलो इसको इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल करते हैं कि E इनिशियल इज इक्वल्स टू E फाइनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि रेस्ट पे था, और यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे हमें क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो mgh इज इक्वल्स टू क्या मिला, हाफ mv²। तो m से m कैंसिल हुआ, तो v² किसकल्स टू क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल्स टू v², देयरफॉर v इज इक्वल्स टू √2gh। ये दो तरीके हो गए सॉल्व करने के इस क्वेश्चन के। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज करके सेम ही आंसर आना है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग ऑफ फोर्स, a spring force is expressed as the difference between the initial and the final value of potential energy function, then the spring force is said to be। तो यही पूछ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, सिंपली लैंग्वेज में। तो स्प्रिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि बोल रहा है कि फोर्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा।
तो हमें पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट और पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हमें पता है कि कंजर्वेशन, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शो करता है। नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बताता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्प्रिंग फोर्स वैसे भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम टिक करके आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट इफ ओनली कंजर्वेशन फोर्स डू वर्क द मैकेनिकल एनर्जी। अभी इस क्वेश्चन में बताया मैंने, इस वाले क्वेश्चन में, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो उसका टोटल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व्ड होता है। तो यही यहाँ पे पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। तो इस तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा ही वर्क डन हो रहा है। तो ऐसा इस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या हो रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। A block of mass m is extended to a position xm2 and released from rest। कोई ब्लॉक है, मान लो वो अटैच्ड है किसी स्ट्रिंग से और इसका मास m है, तो इसको यहाँ से पुल किया जाता है xm तक, पुल करके फिर इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ तक इसको पुल किया जाता है और इसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये अपने मेन पोजीशन, जो यहाँ पे पोजीशन है इसकी, इसके अबाउट ये क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये एक्सएम तक जाता है और नेगेटिव्स में ये माइनस एक्सएम तक जाता है। तो पूछ रहा है कि एक्स कोई पॉइंट है, ठीक है, जहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। एक्स कोई पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो पूछ रहा है एक्स वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हमने देखा है एसएचएम के केस में कि अगर ये एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव में है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करता है, एसएचएम करता है। तो इसको हम डायरेक्टली देखो कैसे लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो पता है कि जीरो होगा, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ से, अगर इसका डिस्टेंस ए है और यहाँ से माइनस है, तो ये तो जीरो ही होगा। लेकिन क्योंकि वर्बली इसको बोल नहीं सकते, इसलिए मैं देखो कैसे बताती हूँ इसको। एसएचएम का इक्वेशन लिख लो पहले, ठीक है। तो एसएचएम का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, इस पोजीशन पे लाके इसको छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे लाके इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, इस वाले पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए, सॉरी एक्सएम है इसका एम्पलीट्यूड, तो लिख सकते हैं एक्सएम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये कोई इक्वेशन हो गया एसएचएम के केस में। इसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब इसकी dx बाई टी टी। तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा एक्सएम इंटू साइन ओमेगा टी। और फिर इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मिल गया हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्सएम, और इसको लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और इस पूरे की वैल्यू को लिख सकते हैं हम एक्स लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। नाउ हमें पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन है। अगर वेलोसिटी है तो ये मैक्सिमम और मिनिमा कब हो सकता है, जब इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो हो। तो dv अपॉन dx क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू
क्या हमें होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की पोजीशन क्या फाइंड हो गई? 0। ये तो x की पोजीशन फाइंड होगी। अब ये x बताता है कि यह तो या मिनिमा हो सकता है, मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है x पे, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। ये कौन सा कंडीशन बताता है? ये वाला कंडीशन से पता चलता है हमें कि कोई भी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है, मतलब एक्सट्रीमम होता है जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा, ये पता करते हैं हम सेकंड कंडीशन लगा के। और सेकंड कंडीशन करता है कि d2x डबल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, जो v होगा वो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा उसका डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा कि d एक्सेलरेशन अपॉन dt, मतलब एक्सेलरेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ये देखो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कैसा है? एक नेगेटिव क्वांटिटी है, लेस देन 0 है। तो जब d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता है तब हमें मिलता है मैक्सिमा, और d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं मिनिमा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है। और इसका मतलब जो वेलोसिटी x इक्वल्स टू 0 पे होगी, ये क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी होगी x इक्वल्स टू 0 पे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से कि कब x इक्वल्स टू जो 0 पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन इज एक्स पोजीशन पूछ रहा है तो कौन सा पोजीशन होगा? x इक्वल्स टू 0। ये वाला पोजीशन हमने जो फाइंड किया यहाँ पे 0 पोजीशन हो, वहां पे मतलब ये हमें पहले भी पता है कि ये जो मीन पोजीशन होता है यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन होता है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 होती है। ठीक है, एसएचएम के केस में ये बातें तो पता होना चाहिए। और कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है वो सबसे कम टाइम स्पेंड करता है इस पॉइंट पे, मीन पोजीशन पे सबसे कम टाइम स्पेंड करता है। और मैक्सिमा पे ये सबसे, मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ये सबसे ज्यादा देर के लिए स्टे करता है। ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो आंसर हो गया इसका 0। नेक्स्ट इज a person lying to lose oh sorry a person trying to lose weight lifts a 100 kg mass up to 0.5 meter 1000 times। तो कोई पर्सन है, मतलब जिम करने वाला बंदा है, वो जिमिंग कर रहा है, तो वो किसी मास को, मतलब 100 kg के ब्लॉक को या फिर कुछ भी हो, उसको वो लिफ्ट करता है। कितना हाइट तक? h इज इक्वल टू 0.5 हाइट तक वो उसको उठाता है और फिर वापस रखता है। ठीक है, और कितनी बार करता है? तो n इक्वल टू 1000 टाइम्स करता है। तो पूछ रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूछा हुआ है। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट था, इसको उठाया, h हाइट पे लेके गया, 0.5 हाइट पे लेके गया, तो यहाँ पे यहाँ पे पहुंच गया ये। ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh हो गई। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया अगेंस्ट द ग्रेविटी। दिस इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल क्या है हमारा? mgh है, और इनिशियल क्या है हमारा? इनिशियली तो 0 था। ठीक है, और इसको कितनी बार किया जा रहा है? इसको n टाइम्स किया जा रहा है, तो हम सिंपली इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक बार में mgh हुआ तो दो बार में 2 टाइम्स mgh, 3 बार में 3 टाइम्स mgh, तो n टाइम्स में n टाइम्स mgh। तो दिस इज इक्वल्स टू n हमारा 1000 है, इंटू मास कितना है? 100 kg, इंटू g कितना हमें लेना है? 9.8, और हाइट कितनी है? 0.5, मतलब 1.2। तो 2 से इसको कैंसिल करो तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, 0 हटा दो, 1 0 कैंसिल कर दो, तो बचा 1 2 3 4 0, मतलब 4 9 1 2 3 4। इतना जूल ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है उस बंदे को जो अपना पसीना बहाने गया है
जिम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg टेक्स द राइड ऑन अ कर्व्ड स्लाइड ऑफ हाइट 6 मीटर। तो एक बार जिमर का क्वेश्चन आ गया और एक बार बचवा का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि कोई कर्व्ड सरफेस है, चलो जिस पे स्लाइड करते हैं बच्चे, ऐसा कोई सरफेस है, तो इसमें स्लाइड करता है बच्चा कोई, ठीक है, और इसकी जो हाइट है, यहाँ से यहाँ की हाइट है एच है, वो कितनी दे रखी है 6 मीटर। एच की वैल्यू हमें गिवन 6 मीटर। तो पूछ रहा है जब बच्चा स्लाइड होके यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द बॉटम। फिर से वही पूछ रखा है, तो सिंपली क्या है, v इज इक्वल टू √2gh लगा रखो, यही तो था। फ्री फॉलिंग बॉडी हो या फिर इस टाइप का केस हो, सिंपली v इज इक्वल टू √2gh लगा दो। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, v इज इक्वल टू 2 × 9.8 इंटू हाइट कितनी है 6। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, चलो अगर मान लो 10 होता तो कितना हो जाता, 120 होता। ठीक है, और लगभग, चलो अप्रॉक्स मान के हम सॉल्व कर लेते हैं। 120 होता और 121 रूट होता है किसका, 11 का। तो नियरली हम क्या मान सकते हैं कि v इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज, देखो ऑप्शन में वेरिएशन बहुत है, हमें कंफ्यूज नहीं हो सकते थे। यहाँ पे देखो 11 मीटर पर सेकेंड है, 11 और 10 में तो गैप ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिट्स में बहुत गैप है, मीटर है और ये किलोमीटर में, तो हमारा तो आंसर ऐसे ही मीटर में आ रहा है। तो हम ये अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल सकते हैं, या तो गिवन तो नहीं है कि 9.8 लेना है कि 10 लेना है, तो ऐसे ही अप्रॉक्स वैल्यू लेके हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और कैसी लगी आपको कमेंट करके आप बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।